नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। ग्लोबल पीस इंडेक्स हुआ जारी। आइसलैंड बना फिर दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश। भारत की रैंकिंग रही 115वीं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 का ऐलान। एशिया का सबसे बड़ा सम्मान और एशिया का नोबेल कहा जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। एजुकेट गर्ल्स पहली बार यह सम्मान पाने वाली बनी भारतीय संस्था। और जीएसटी काउंसिल ने देश के टैक्स स्ट्रक्चर में किया बड़ा बदलाव। मकसद आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें सस्ती करना। 22 सितंबर से लागू होंगी ये नई व्यवस्थाएं। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल ने देश की टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब सिर्फ 2 दरें होंगी, 5% और 18%। हालांकि ये नई व्यवस्था 22 सितंबर से लागू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इसका मकसद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना है और आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें सस्ती करना है। अच्छी बात यह रही कि सभी राज्यों ने इस फैसले को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। दोस्तों, सबसे बड़ी राहत है आम लोगों को मिलने वाली। अब हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश जैसी जो डेली यूज की चीजें, इन पर जीएसटी 18% से घटाकर सीधे 5% कर दिया गया है। खाने पीने में रोटी और पराठा पर टैक्स पूरी तरह से हटा दिया गया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जान बचाने वाली दवाइयों को भी जीएसटी से मुक्त किया गया है। यहां तक कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। पढ़ाई से जुड़ी चीजें जैसे मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स और नोटबुक्स पर भी अब जीएसटी 0 कर दिया गया है। किसानों के लिए ट्रैक्टर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर टैक्स घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बदलाव हुआ है। पहले बड़े टीवी और एसी पर 28% जीएसटी लगता था, अब यह 18% पर आ गए। यानी छोटे और बड़े टीवी दोनों पर एक ही तरह का टैक्स स्लैब होगा। इतना ही नहीं, अब 4 मीटर से छोटी कारें और 350 सीसी तक की बाइक्स भी 28% के बजाय 18% जीएसटी के दायरे में आएंगी। लेकिन कुछ चीजें महंगी भी होंगी, जैसे लग्जरी और सिन गुड्स। देखिए, लग्जरी गुड्स वे महंगी चीजें होती हैं जो जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि स्टेटस और आराम के लिए खरीदी जाती हैं, जैसे बड़ी गाड़ियां, हाई एंड बाइक, प्राइवेट जेट। वहीं सिन गुड्स वे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेहत या समाज पर नकारात्मक असर डालते हैं, जैसे तंबाकू, शराब, पान मसाला, सिगरेट। नए स्ट्रक्चर के हिसाब से लग्जरी गाड़ियां, 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स और पर्सनल यूज के लिए विमान पर 40% जीएसटी लगेगा। तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट पर भी 40% टैक्स लगाया गया है। शुगर ड्रिंक्स इसी भारी टैक्स में आएंगी। इन पर ज्यादा टैक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि लोग इनका इस्तेमाल कम करें और सरकार को अतिरिक्त राजस्व भी मिले। हालांकि रेवेन्यू सेक्रेटरी का अनुमान है कि नए जीएसटी बदलावों से सरकार की कमाई पर लगभग 48,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। यानी सरकार को कमाई में कमी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी से होने वाली कुल वसूली अभी काफी मजबूत है और यह लगातार बढ़ रही है। इसलिए सरकार को भरोसा है कि यह नुकसान लंबी अवधि में संतुलित हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा। दोस्तों, 2025 का ग्लोबल पीस इंडेक्स सामने आ चुका है और एक बार फिर आइसलैंड ने सबसे शांतिपूर्ण देश का खिताब हासिल किया है। आपको बता दें कि आइसलैंड 2008 से ये पोजीशन लगातार बनाए हुए है। यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP तैयार करता है और इसमें दुनिया के 163 देशों को उनकी शांति की स्थिति के आधार पर रैंक किया जाता है। इसमें समाज की सुरक्षा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सैन्यकरण जैसे 23 अलग अलग इंडिकेटर्स को ध्यान में रखा जाता है। इस बार की रिपोर्ट के नतीजे थोड़े चिंताजनक हैं, क्योंकि इसमें साफ देखा गया है कि दुनिया में शांति लगातार कम हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतने अधिक यानी 59 सक्रिय राज्य आधारित संघर्ष दर्ज किए गए। इतना ही नहीं, पिछले साल तो 17 देशों में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ संघर्षों की वजह से हुई। दिलचस्प बात यह भी है कि पहले जहां युद्ध निर्णायक जीत के साथ खत्म होते थे, अब ऐसा बहुत कम हो रहा है। 1970 के दशक में करीब 49% संघर्ष निर्णायक जीत से खत्म होते थे, लेकिन 2010 के दशक में यह केवल 9% रह गया। शांति समझौते से खत्म होने वाले संघर्ष भी 23% से घटकर सिर्फ 4% रह गए। यानी न तो निर्णायक जीत हो रही है, न ही ठोस शांति समझौते, सिर्फ संघर्ष लगातार खिंचते जा रहे हैं। रैंकिंग में देखेंगे तो टॉप 5 शांतिपूर्ण देशों में आइसलैंड के साथ आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड शामिल है। वहीं रूस पहली बार सबसे कम शांतिपूर्ण देश बना है। उसके बाद यूक्रेन, सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और यमन आते हैं। एशिया में सिंगापुर का 6ठा स्थान है, जापान 12वें स्थान पर, मलेशिया 13वें, भूटान 21वें और मंगोलिया 37वें स्थान पर सबसे शांतिपूर्ण देशों में गिने गए।
भारत की रैंकिंग है 115, जो पिछले साल से एक पायदान बेहतर है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 का ऐलान हो चुका है और इस साल भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल इस बार यह सम्मान एक भारतीय संस्था को मिला है। नाम है इसका एजुकेट गर्ल्स। यह देश भर में वंचित लड़कियों की पढ़ाई के लिए काम करता है। यह वही अवार्ड है जिसे एशिया का सबसे बड़ा सम्मान और एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी और इसे पूर्व फिलीपींस राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। हर साल चुने गए विजेताओं को एक सर्टिफिकेट और मेडलियन दिया जाता है। आपको बता दें कि पहले यानी 1958 से 2008 तक ये अवार्ड अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता था, जैसे गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म एंड आर्ट्स, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और बाद में इमर्जेंट लीडरशिप जैसे क्षेत्रों में भी ये दिया गया। खास बात यह है कि 2009 के बाद से इसकी कैटेगरी फिक्स नहीं रही, सिर्फ इमर्जेंट लीडरशिप की कैटेगरी फिक्स्ड है। इसे 2000 में फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया था। बहरहाल अब यह अवार्ड किसी भी क्षेत्र के उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए ईमानदारी, साहस या नेतृत्व दिखाया हो। हर साल यह अवार्ड 31 अगस्त को मनीला, फिलीपींस में आयोजित होता है। यह दिन रेमन मैग्सेसे का जन्मदिन होता है। भारत के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड का सफर 1958 में विनोबा भावे से शुरू हुआ और इसके बाद मदर टेरेसा, जयप्रकाश नारायण, सत्यजीत रे, MS सुब्बुलक्ष्मी, MS स्वामीनाथन, किरण बेदी, TN सेशन, महाश्वेता देवी, अरुणा रॉय, राजेंद्र सिंह, अरविंद केजरीवाल, सोनम वांगचुक, रवीश कुमार जैसे अनेक दिग्गज इस सूची में शामिल हुए। 2025 का यह अवार्ड बेहद खास है क्योंकि यह सम्मान पहली बार किसी भारतीय संस्था को मिला है। भारत के लिए गौरव की बात यह है कि एजुकेट गर्ल्स का काम न सिर्फ शिक्षा तक पहुंचाने का है बल्कि यह सोच बदलने का भी है कि हर बच्ची को स्कूल जाना चाहिए। यही वजह है कि इस संगठन को एशिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। 2025 में हम दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती मना रहे हैं। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी पारसी समाज से आते हैं और विद्वान, व्यापारी, नेता के रूप में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। सन 1886, 1893 और 1906 में वे 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1906 में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज यानी स्वशासन को भारत का राजनीतिक लक्ष्य घोषित किया था। दादा भाई नौरोजी समाज सुधारक भी थे। 1848 में उन्होंने लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। इसके जरिए लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। इसके बाद 1849 तक यानी सिर्फ 1 साल में ही और 6 स्कूल लड़कियों के लिए शुरू किए गए। उस समय लड़कियों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, इसलिए ये बहुत बड़ा कदम माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने रस्त गुफ्तार नाम का अखबार शुरू किया। इसमें सामाजिक सुधार और जागरूकता की बातें छपती थी। साथ ही उन्होंने 1851 में रहनुमाई मजदायसन सभा की सह स्थापना की। यह संस्था पारसी समाज में फैली पुरानी कुरीतियों और परंपराओं को सुधारने का काम करती थी। आर्थिक मोर्चे पर उनकी सबसे बड़ी देन थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेजों की नीतियां भारत की संपत्ति को बाहर ले जा रही थीं, चाहे वो टैक्स हो, पेंशन हो या फिर ब्रिटेन भेजी जाने वाली मोटी रकम। उनकी किताबें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और पॉवर्टी ऑफ इंडिया ने अंग्रेजी शासन के असली चेहरे को दुनिया के सामने उजागर किया। राजनीति में वे बेहद शांत और संवैधानिक तरीकों से काम करने वाले नेता थे। उन्होंने इंग्लैंड में रहकर भारत की आवाज भी बुलंद की थी।
1865 में इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इतना ही नहीं, वे 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। सबसे बड़ी बात यह थी कि दादा भाई नौरोजी ने सिर्फ अपनी सोच तक खुद को सीमित नहीं रखा, वे आगे की पीढ़ी को भी तैयार कर रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेताओं पर उनका गहरा असर पड़ा। दोस्तों, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 अब लागू हो चुका है। इसका मकसद भारत में विदेशियों के एंट्री, स्टे और उनके नियमों को एकीकृत ढंग से संभालना है। आपको बता दें कि इसी मकसद के लिए इससे पहले कई अलग अलग कानून थे, जैसे कि पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और इमिग्रेशन कैरियर्स लायबिलिटी एक्ट 2000। अब नए कानून में इन सभी को मिला दिया गया है। इस नए कानून के तहत केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो तय करे कौन से इमिग्रेशन पोस्ट्स होंगे जहां से विदेशियों का आना जाना होगा। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बनाया जाएगा जो वीजा जारी करने, एंट्री एग्जिट, ठहराव और मूवमेंट जैसे काम देखेगा। कानून कहता है कि भारत आने वाले हर विदेशी को एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहां एयरलाइंस जैसी कैरियर कंपनियों को यात्रियों की जानकारी देनी होगी। यही नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर भी लागू होगा जहां विदेशी छात्र पढ़ते हैं, और अस्पतालों पर भी जहां विदेशी मरीज इलाज के लिए आते हैं। अगर कोई विदेशी बिना वैध पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट के आता है तो उस पर 5 साल तक की जेल या फिर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस को भी सीधे बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि ऐसा सिर्फ हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के अधिकारी कर सकते हैं। साथ ही सिविल अथॉरिटी को यह हक दिया गया है कि वे उन जगहों को बंद करवा सके जहां विदेशी ज्यादा आते जाते हों, या फिर वहां उनके प्रवेश पर रोक लगा सकें। कुल मिलाकर यह कानून विदेशियों के भारत आने जाने, रुकने और गतिविधियों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा कड़ा और व्यवस्थित फ्रेमवर्क तैयार करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मुद्दे को फिर से विचार करने का संकेत दिया है। दोस्तों, ये मामला है राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के बीच संतुलन का। दरअसल 2014 के प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि आरटीई एक्ट अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा, चाहे वह सरकार से सहायता प्राप्त हो या फिर ना हो। तर्क दिया गया कि उनके अनुच्छेद 30(1) के अधिकार का उल्लंघन होगा। देखिए, अनुच्छेद 30(1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान बनाने और चलाने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन अब कोर्ट मान रहा है कि अनुच्छेद 21A यानी 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 30(1) दोनों को साथ साथ चलाया जा सकता है। कोर्ट की राय है कि आरटीई एक्ट को लागू करने से अल्पसंख्यक संस्थानों का अल्पसंख्यक चरित्र खत्म नहीं होता, बल्कि अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीई से बाहर रखना कॉमन स्कूलिंग सिस्टम को तोड़ देता है और इंक्लूसिविटी को यानी समावेशिता की भावना को कमजोर करता है। एक अहम बिंदु यह भी है कि आरटीई का मतलब यह नहीं कि 25% आरक्षण जरूरी तौर पर अलग धार्मिक या भाषाई समुदाय के बच्चों को ही देना होगा, बल्कि अल्पसंख्यक संस्थान चाहें तो ये सीट अपनी ही समुदाय के गरीब या वंचित बच्चों को दे सकते हैं। जहां तक आरटीई एक्ट 2009 की बात है तो यह कानून कहता है 6 से 14 साल तक हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। इसमें यह प्रावधान है कि निजी स्कूलों को अपनी 25% सीटें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट यह है कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि कोई बच्चा सिर्फ वंचित पृष्ठभूमि से होने की वजह से प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रह जाए। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस, टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर।
अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026 आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। भारत अब सेमीकंडक्टर की दुनिया में बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहा है। 2030 तक ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का साइज $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है और भारत चाहता है कि इस मार्केट में उसकी भी मजबूत हिस्सेदारी हो। इसी दिशा में सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और सेमी मिलकर कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया भर के टेक्नोलॉजी लीडर्स, इनोवेटर्स, यूनिवर्सिटीज और पॉलिसी मेकर्स एक साथ आएंगे ताकि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भविष्य तय किया जा सके। इस बीच इसरो ने भी अपनी तरफ से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उसने विक्रम 3201 प्रोसेसर तैयार किया है, जो पहले से इस्तेमाल हो रहे विक्रम 1601 प्रोसेसर का एडवांस्ड वर्जन है। पुराना प्रोसेसर 2009 से इसरो के लॉन्च व्हीकल्स में इस्तेमाल हो रहा है। अब नया प्रोसेसर 32 बिट का है, जिसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया है और डेवलप भी किया गया है। यह बेहद कठिन माहौल जैसे रॉकेट लॉन्चिंग की कंडीशंस में भी काम करने में सक्षम है, यानी यह बेहद कम और बहुत ज्यादा तापमान पर भी अच्छे से काम कर सकता है। इसकी खासियत यह है कि इसमें कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, जो फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन जैसे एडवांस्ड कैलकुलेशन भी कर सकता है। इसे इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और चंडीगढ़ के सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने मिलकर बनाया है। गौरतलब है कि सरकार भी इस सेक्टर में तेजी लाने के लिए कई कदम उठा रही है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM, जिसे 2021 में मंजूरी मिली थी, अब इस इंडस्ट्री को एक मजबूत इकोसिस्टम देने की जिम्मेदारी निभा रहा है। वहीं डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI स्कीम को नया रूप दिया गया है ताकि भारत में खुद की सेमीकंडक्टर डिजाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डेवलप किया जा सके। सीधे शब्दों में कहें तो भारत अब सिर्फ सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि उन्हें खुद डिजाइन और मैन्युफैक्चर करके दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है। इधर सरकार ने फैसला लिया है कि एथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-26 में गन्ने के जूस और मोलासिस से भी एथेनॉल बनाया जा सकेगा, लेकिन इसके साथ ये भी देखा जाएगा कि कहीं इतना ज्यादा गन्ना एथेनॉल बनाने में ना चला जाए कि देश में चीनी की कमी हो जाए। इसलिए इस डाइवर्जन की समय समय पर समीक्षा भी होगी। असल में भारत की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 कहती है कि एथेनॉल बनाने के लिए सिर्फ गन्ने पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए और भी कई चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे शुगर बीट, स्वीट, सोरघम, कॉर्न, कसावा, खराब हो चुके फूड ग्रेन्स जैसे टूटा हुआ चावल, गेहूं, यहां तक कि सड़ चुके आलू जो खाने लायक नहीं होते, उनसे भी एथेनॉल बनाया जा सकता है। देखिए, बायोफ्यूल्स का मतलब है ऐसे तरल या गैस वाले ईंधन जो बायोमास यानी नवीकरणीय स्रोतों से बनाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल पेट्रोल या डीजल की तरह या फिर उनके साथ मिलाकर किया जा सकता है, जैसे एथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस। अब बायोफ्यूल्स को उनकी जनरेशन के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। पहली पीढ़ी के बायोफ्यूल्स खाने योग्य फसलों से बनाए जाते हैं, जैसे कि गेहूं, मक्का, गन्ना, सोया, पाम ऑयल, रेपसीड इत्यादि से। इन्हें बनाना आसान है, सस्ता है, क्योंकि किसी तरह की जटिल प्री ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सीधे फूड क्रॉप से आते हैं और इससे फूड बनाम फ्यूल का विवाद खड़ा हो जाता है। दूसरी पीढ़ी के बायोफ्यूल्स वेस्ट मटेरियल और लिग्नो सेल्यूलोसिक बायोमास से तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर गेहूं का छिलका, जानवरों की चर्बी, किचन और फ्राइंग ऑयल का कचरा या फिर जेट्रोफा का पौधा। इनका फायदा यह है कि फूड सप्लाई पर असर नहीं पड़ता और कचरे का भी उपयोग हो जाता है, यानी एक तरह की सर्कुलर इकोनॉमी बनती है। तीसरी पीढ़ी में माइक्रोएल्गी और साइनोबैक्टीरिया जैसे जीवों का इस्तेमाल होता है। इनकी खासियत यह है कि ये सीधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकते हैं, जमीन के उपयोग पर दबाव नहीं डालते और ताजे पानी की खपत भी बहुत कम करते हैं। वहीं चौथी पीढ़ी के बायोफ्यूल सबसे एडवांस्ड हैं। इनमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि इशरीशिया कोलाई और सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए का इस्तेमाल होता है। इनके जरिए हायर यील्ड संभव होता है और ये सीधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ईंधन बना सकते हैं। यानी बायोफ्यूल्स की हर नई पीढ़ी पिछले से ज्यादा टिकाऊ, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल होती जा रही है। आपको बता दें, भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP प्रोग्राम चलाया जा रहा है और अब देश 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को हासिल कर चुका है। इसका फायदा साफ दिखाई देता है। एक तो पर्यावरण के लिए, जैसे 1 करोड़ लीटर E10 यानी 10% एथेनॉल मिला पेट्रोल से लगभग 20,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जित होती है। दूसरा बड़ा फायदा है, इससे तेल आयात पर होने वाला खर्च घटता है। पिछले 10 सालों में भारत ने एथेनॉल ब्लेंडिंग से ही करीब 1,10,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा बचाया है।
सीधे शब्दों में कहें तो बायोफ्यूल्स न सिर्फ पर्यावरण को साफ रखने का तरीका है, बल्कि यह देश की तेल पर निर्भरता को घटाते हैं और किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर भी देते हैं। रूस और चीन ने हाल ही में पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन बनाने के लिए एक कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह डील सिर्फ एक पाइपलाइन बनाने भर की बात नहीं है, बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर भू राजनीतिक और आर्थिक महत्व छिपा हुआ है। इस पाइपलाइन के जरिए रूस के वेस्ट साइबेरिया के विशाल प्राकृतिक गैस भंडार को पूर्वी मंगोलिया के रास्ते उत्तरी चीन तक पहुंचाया जाएगा। दरअसल चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और उसे लगातार बढ़ती हुई गैस की जरूरत है। अभी रूस से चीन को गैस सप्लाई करने वाली पावर ऑफ साइबेरिया 1 पाइपलाइन पहले से काम कर रही है, जो कि ईस्टर्न साइबेरिया से निकलकर चीन तक जाती है। नई POS 2 पाइपलाइन उसी सप्लाई को और मजबूत करेगी और चीन की एनर्जी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। हालांकि इसे पहले अल्ताई पाइपलाइन कहा जाता था। यह प्रोजेक्ट रूस के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूसी गैस पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया है। पहले यूरोप रूस का सबसे बड़ा गैस खरीदार था, लेकिन अब रूस को अपने लिए नया और बड़ा बाजार चाहिए और चीन उसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। इससे रूस की अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी और उसे ऊर्जा निर्यात से लगातार आमदनी होती रहेगी। अगर रणनीतिक पहलू देखें तो यह पाइपलाइन सिर्फ ऊर्जा का सौदा नहीं है, बल्कि रूस चीन रिश्तों को और गहरा करने का माध्यम है। पश्चिमी देशों के दबाव और प्रतिबंधों के दौर में रूस अपने गैस संसाधनों को एशिया की ओर मोड़ रहा है। रही चीन की बात, तो चीन को भी इससे फायदा है, क्योंकि उसे सस्ती और लंबी अवधि की गैस सप्लाई मिल जाएगी। अब सवाल है कि क्या भारत भी ऐसी किसी परियोजना से जुड़ा है? देखिए, भारत ने भी अपने पड़ोसी देशों के साथ कुछ अहम पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सबसे पहले 2019 में मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन बनी, जो कि भारत से नेपाल तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। इसके बाद 2023 में इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन शुरू हुई, जिससे असम से सीधे डीजल बांग्लादेश पहुंचने लगा। ये दोनों प्रोजेक्ट्स ट्रक और ट्रेन पर निर्भरता घटाकर सप्लाई को तेज और सस्ता बनाते हैं। भारत ने बड़े स्तर पर कोशिश की है। तापी पाइपलाइन जो तुर्कमेनिस्तान से लेकर भारत तक है, और IPI लाइन जो कि ईरान से भारत तक है, लंबे समय से चर्चा में है, लेकिन सुरक्षा और राजनीतिक अड़चनों की वजह से यह अभी तक पूरा नहीं हो पाए हैं। यानी भारत के पास रूस चीन जैसी मेगा पाइपलाइन तो नहीं, लेकिन अपने पड़ोस में उसने एनर्जी कनेक्टिविटी की मजबूत शुरुआत जरूर कर दी है। UPSC की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है UPSC लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। UPSC 2026 आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। लूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भारत और जापान का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसे इसरो और जाक्सा मिलकर बना रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस मिशन को लेकर दोनों एजेंसियों के बीच हुए समझौते का स्वागत किया। मिशन का मकसद है चांद के साउथ पोल की गहराई से पड़ताल करना, खासतौर पर यह देखना कि वहां पानी बर्फ के रूप में मौजूद है या नहीं। यह क्षेत्र इसलिए भी अहम है क्योंकि चांद का साउथ पोल अब तक कम खोजा गया है और यहां भविष्य में ह्यूमन मिशन और स्पेस बेस बनाने की संभावना है। लूपेक्स मिशन में एक लैंडर और एक रोवर शामिल होंगे। इसरो लैंडर बनाएगा और चलाएगा, जबकि जाक्सा रोवर का विकास करेगा और संचालन करेगा। लैंडर रोवर को चांद की सतह पर उतारेगा और फिर रोवर अपने आप चलकर पानी मिलने की संभावना वाले इलाकों की खोज करेगा। इसके लिए रोवर में ड्रिलिंग सिस्टम होगा, जिससे वह मिट्टी के नमूने निकालेगा और उनमें पानी की मात्रा तथा अन्य तत्वों का विश्लेषण करेगा। ये रोवर सिर्फ इसरो और जाक्सा के उपकरण ही नहीं ले जाएगा, बल्कि नासा और ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक यंत्र भी साथ ले जाएगा। इसमें ऐसे विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजीज भी होंगी जो पहली बार इस्तेमाल की जाएंगी, जैसे रोवर का ड्राइविंग सिस्टम, बैटरीज
और चांद की लंबी रातों लगभग 14 दिन में सरवाइव करने की क्षमता। सीधे शब्दों में कहें तो लुपेक्स मिशन न सिर्फ चांद पर पानी की खोज को आगे बढ़ाएगा, बल्कि भारत, जापान, अमेरिका और यूरोप की स्पेस एजेंसियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर भविष्य के मानव मिशनों और चांद पर स्थायी बेस बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। सरकार ने हाल ही में एक बहुत अहम फैसला लिया है। क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी गई है। दोस्तों, असल में दुनिया आज जिस दिशा में जा रही है उसमें बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आदि की जरूरत बहुत बढ़ गई है। लेकिन इन खनिजों का ज्यादातर हिस्सा भारत अभी बाहर से इंपोर्ट करता है। यही वजह है कि सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत यह स्कीम शुरू की है, ताकि देश के अंदर ही इन मिनरल्स को रिसाइकलिंग के जरिए निकाला जा सके और हमारी सप्लाई चेन सुरक्षित बन सके। आपको बता दें कि यह स्कीम वित्त वर्ष 2025-26 से लेकर 2030-31 तक यानी कुल 6 साल तक चलेगी। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। इसमें ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी यानी LIB, स्क्रैप और बाकी मेटल स्क्रैप से क्रिटिकल मिनरल्स निकाले जाएंगे। इस स्कीम का ज्यादा फायदा बड़े छोटे दोनों तरह के रिसाइकलर्स को मिलेगा। खास बात यह है कि नए उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए पूरे बजट का 1/3 हिस्सा अलग रखा गया है। यानी सरकार चाहती है कि नई कंपनियां भी इस सेक्टर में आए और टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाएं। इंसेंटिव का तरीका भी दिलचस्प है। अगर कोई कंपनी नया यूनिट लगाती है या पुरानी फैक्ट्री का विस्तार करती है या उसे मॉडर्नाइज करती है तो उसे 20% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा ऑपरेशनल सब्सिडी भी दी जाएगी, लेकिन ये सीधे बिक्री से जुड़ी होगी। जैसे अगर कंपनी अपनी बिक्री के कुछ तय स्तर पर पहुंच जाती है तो दूसरे साल में 40% और 5वें साल में 60% की सब्सिडी दी जाएगी। बड़े और छोटे उद्यमियों के लिए इंसेंटिव की सीमा अलग अलग रखी गई है। जैसे बड़ी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़ और छोटी कंपनियों को 25 करोड़ तक का लाभ मिल सकता है। सरकार का अनुमान है कि इस स्कीम से कम 270 किलो टन की रिसाइकलिंग क्षमता बनेगी और हर साल 40 किलो टन क्रिटिकल मिनरल्स तैयार होंगे। साथ ही लगभग 8000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और करीब 70,000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। सीधे शब्दों में कहें तो यह स्कीम सिर्फ पर्यावरण बचाने या कचरे से खजाना निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा, टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम है। यह हमें उन देशों की कतार में खड़ा करेगी जो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की रेस में सबसे आगे होंगे। दोस्तों, भारत में दिव्यांगजनों के लिए यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड बनाया गया है। मकसद है उन्हें एक ही पहचान पत्र के जरिए देश भर में सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल सके। लेकिन ताजा आंकड़े बताते हैं कि अभी तक देश की अनुमानित दिव्यांग आबादी में से कम 40% लोगों को UDID कार्ड जारी हुआ है, यानी ज्यादातर लोग अब भी इससे वंचित हैं। आपको बता दें कि UDID कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरे देश में मान्य है। इसे कोई भी जिला अस्पताल या वो अस्पताल जारी कर सकता है जहां दिव्यांग व्यक्ति इलाज कर रहा हो। इसमें कुल 18 अंकों या अक्षरों का कोड होता है, जिसमें राज्य, जिला, बीमारी का प्रकार, जन्म वर्ष और सिक्योरिटी से जुड़े नंबर शामिल होते हैं। कार्ड के रंग भी अलग अलग होते हैं। सफेद कार्ड उन लोगों को मिलता है जिनकी विकलांगता 40% से कम है। पीला कार्ड उन लोगों को जिनकी विकलांगता 40% से 80% के बीच में है और नीला कार्ड उन लोगों के लिए है जिनकी दिव्यांगता 80% से ज्यादा है। ये पूरा प्रोजेक्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग चला रहा है और इसका मकसद है देश भर के दिव्यांग जनों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बने, जिससे उनकी जरूरतों को बेहतर समझा जा सके और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके सीधे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है, रिकॉर्ड डिजिटल रखे जा रहे हैं और सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि डुप्लीकेट एंट्री ना हो, आसानी से कार्ड रिन्यू हो और सरकार ये ट्रैक कर सके कि किस स्तर पर कितना लाभ पहुंचा है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे।
यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026 आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन से आधारित क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। भारत के विक्रम 3201 प्रोसेसर से जुड़ी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही हैं? ये 16 बिट प्रोसेसर है जिसे 2009 से इसरो के लॉन्च व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है। इसे इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और सेमीकंडक्टर लैब चंडीगढ़ ने मिलकर बनाया है। यह केवल सामान्य तापमान पर काम करने में सक्षम है। कूट के द्वारा जवाब देना है, केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 3 और 4। अगला प्रश्न है, भारत की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 के अनुसार एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के अलावा किन स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है? केवल गेहूं और मक्का, केवल शुगर बीट और जेट्रोफा, शुगर बीट, स्वीट सोरघम, कॉर्न, कसावा, खराब अनाज व सड़े आलू, केवल माइक्रो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। हाल ही में चर्चा में रही पावर ऑफ साइबेरिया 2 POS-2 पाइपलाइन किस देश की प्राकृतिक गैस को चीन तक पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है? कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान या फिर ईरान? अनुच्छेद 30 भारतीय संविधान में किस अधिकार से संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार, निजी स्कूलों में 25% आरक्षण का प्रावधान या फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का उन्मूलन। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 किस भारतीय संस्था को दिया गया है? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, एजुकेट गर्ल्स, अक्षय पात्र फाउंडेशन या फिर स्नेहालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंजूर की गई क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम के बारे में सही कथन चुनना है। यह 2024-25 से 2030-31 तक चलेगी। नए उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए बजट का 1/3 हिस्सा आरक्षित है। ऑपरेशन सब्सिडी सीधे बिक्री के प्रदर्शन से जुड़ी होगी। सही कूट चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। और अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने 1906 में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज को राजनीतिक लक्ष्य घोषित किया था। वे ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उनकी प्रसिद्ध कृति ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी नाम से प्रकाशित हुई थी। सही कथन को चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अगले शनिवार रात 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF मिलती है। आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पिछले हफ्ते जो मैंने सवाल पूछे थे उनके जवाब आपके लिए स्क्रीन पर छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार।